करवटों पर करवटें बदलती वो काफी देर तक बेआराम पड़ी। बामुश्किल 12 बजे आंख लगी तो 1:30 बजे खुल गई। उसने उठकर बैठते हुए इतराफ में निगाह दौड़ाई। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। सब ही ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे। एक वही थी जिसे एक पल का आराम नहीं था। उसने चप्पल ढूंढ कर पहने, किचन में जाकर पानी पिया, फिर फातिमा पर ठीक से लिहाफ डालती सीढ़ियों की तरफ जा खड़ी हुई। सर उठाकर ऊपर देखा। नीचे सब सो रहे थे तो ऊपर वो थी। यकीनन सो ही रहा होगा। कुछ देर तक वो शाल कंधों में डाले गुमगु की कैफियत में अपनी जगह खड़ी रही। वो फारिस वजदान को जगाकर बुआ की गैर मौजूदगी में ही उसकी आमद की वजह जानना चाहती थी और ये काम वो सुबह से पहले पहले कर लेना चाहती थी। जानती थी बुआ मदाखलत से बाज नहीं आएंगी। वो उनके माबैन सुलह की हर मुमकिन कोशिश करेंगी और वो ये नहीं चाहती थी। इसी तरह खुद से उलझती वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई थी। ख्याल था वो सो रहा होगा, मगर कमरे की लाइट रोशन थी। उसने खिड़की की ओर से अंदर झांका। कमरा खाली था। फारिस नदारत, ये किधर गया? यहाँ वहाँ निगाह दोहराते वो मंडेर तक गई और यहीं से उसने सड़क की तरफ देखा, जहाँ अंधेरे में गाड़ी का गुमान हो रहा था। कमरा और फिर सहन का चक्कर काट कर अच्छी तरह से जायजा लेती वो दाएं तरफ मुड़ी और अगले ही लम्हे किसी से टकरा गई। खौफ अपनी जगह, झटका दूसरी, मगर जो चोट नाक पर लगी उसका दर्द पूरे जिस्म में दौड़ गया। फारिस ने उसे बाजू से पकड़कर गिरने से अलग बचाया। आयरन मैन के सगे नाक सहलाते उस पर फट पड़ी। देख कर नहीं चल सकते? हालांकि चल तो वो रही थी। आयरन मैन तो खड़ा था। तुम ठीक हो? खांसी और जुकाम की शिकायत लिए फारिस की आवाज भारी, तनफ्फस भी भारी और दिल भी भारी। 30 सेकंड पहले तक ठीक थी। उसने फारिस के बुखार से तपते हाथ की गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाया, बल्कि 7 घंटे पहले तक बिल्कुल ठीक थी। मैं तब कर जलाकर जवाब देने के बाद उसकी आंखों में आंखें डाली। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो उसे देख रहा था। नींद तारीकी में उसके हेजल आंखों का अब जैसे कोई रंग ना था, सिर्फ स्याही थी। हर जगह और हर तरफ उसके तासुरात मुबहम पचीदा थे। ना उसकी आमद समझ में आ रही थी, ना उसका दिमाग पढ़ पा रही थी। कुछ तो हुआ था उसकी गैर मौजूदगी में, यकीनन कुछ तो। यकायक किसी मुमकिना खदशे ने सर उठाया तो दिल की धड़कन तेज हो गई। आंटी ठीक है? पहला ख्याल ही मिसेस शेराजी का आया। पहली फिक्र, पहला खौफ, पहला अंदेशा ही उनसे मुतल्लिक था। उसकी वजह से उन्हें कितनी परेशानी हुई होगी। अपने बेटे के मामले में अपनी पसंद को सोचकर वो कितना डिप्रेस हुई होगी। फारिस का सर इस बात में हिला। उसकी रुकी हुई सांसें बहाल हो गई। सद शुक्र बात उनकी ना थी। सद शुक्र वो खैरो खैरियत से थी। तो फिर उसने सवालिया आबरू उठाई। सर्द हवाएं सफेदे के पत्तों से सरसरा कर गुजरी। धरती पर फैला हुआ अंधेरा सिमट गया। चांदनी जमीन पर उतर आई। बादलों के आवारा टुकड़े स्याही में नुमाया हुए, मगर जो खामोशी थी वो कुछ देर तक ठहरी। उस रात फारिस के लब हिले, मगर जुमला अधूरा रह गया। वो कहना चाहता था वो उसका इंतजार कर लेती। वो कैसे कह दे? वो उसका इंतजार कर लेती। उसका हर लफ्ज बेवुकत हो गया। हर बात, हर दलील, हर हुज्जत बेवजन हो गई। बावजूद कोशिश के वो कुछ ना कह सका, कुछ ना बता सका। बात दिल की थी और दिल तक थी। उसे जुबान पर लाने की ताकत नहीं रही थी। हिम्मत का शिराजा बिखर चुका था। ना एतराफ की सकत रही थी, ना माजरत का हौसला रहा था। जाने वो कैसे लोग होते हैं जो किसी को रुलाकर आसानी से माफी मांग लेते हैं। इससे तो नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसने अपने अंदर की बेकरारी पर काबू पाते हुए बालों में हाथ फेरा। उसके ख्यालात मुंतशिर थे। उसकी सोच वहमों में घिरी हुई थी। उसका दिल अंदेशों के जालों से पुर था। दर्द अब हर जगह था। अंदर बाहिर एक सी कैफियत हो रही थी। उस रात जो हुआ, मुझे उसका बेहद अफसोस है।
उसके एहसासात से कतई बेखबर जन्नत कमाल कह रही थी। मैं आंटी को कोई भी टेंशन नहीं देना चाहती थी, लेकिन फाइजा चची अचानक आ गई। उन्होंने आंटी को मेरे बारे में सब बता दिया। शाल के किनारे से किसी धागे को खींचते हुए वो आंखों में अफसोस और नदामत लिए इस तरह से बात कर रही थी जैसे वो तमाम की तमाम बातें, उसकी पोशीदा हकीकतें, उसकी सच्चाइयां, उसके अमाल थे। जन्नत कमाल के सामने खड़ा फारिस वजदान मोम के पुतले की तरह पिघलने लगा। उसका दिल मुट्ठी में जकड़ा गया, उसके सीने पर वजन बढ़ गया था। तुम बहुत अच्छे हो, बाबा से भी अच्छे। उसके कमरे के ऐन वस्त में एक 7 साला बच्ची ने बाजू फैलाकर गोल गोल घूमते हुए खुशी का इजहार किया था। आन की आन में बहुत सी बातें, लहजे, तंज और उसे याद आ गए। हर वो तलख बात जो उससे कर चुका था, हर वो जख्म जो लफ्जों की सूरत उसे दिए चुका था। कितनी चोटें थी, कितने तशद्दुद थे, कितनी नफरत थी, कितना बड़ा अजाब, कितनी बड़ी सजा थी ये। उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा अगर वो तमाम की तमाम बातें झूठ साबित हुई तो मेरी वजह से आंटी को बहुत दुख पहुंचा होगा। वो अभी तक उसी गम में थी। उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। फारिस वजदान की माँ को तकलीफ उसके वजूद से पहुंची थी। इसकी माजरत बहुत दिल से माजरत, और वो खामोश था, बहुत ज्यादा खामोश। उसे लगा वो सांस भी नहीं ले रहा। यकायक किसी ख्याल के जहन में आते ही उसने शाल का सिरा छोड़ा, छोड़ छाड़ कर सर उठाया। कहीं अब तुम इस बात का इशू बनाकर मुझे कोई सजा देने तो नहीं आए? अब के खासी मशकूक नजरों से उसने फारिस को घूरा। हवा के जोर से बाल पेशानी पर झुके, आंखों में नमी तैर गई। जन्नत के साथ साथ हर मंजर धुंधला गया। अब अगर तुमने कहा मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता, सारी उम्र इसी तरह लटका कर रखूंगा वगैरह वगैरह, तो आई स्वेयर मैं खुला के लिए कोर्ट चली जाऊंगी। सख्त लहजे में धमका कर उसने अपने इरादे वाजिया कर दिए। वो उस पर नजरें जमाए मुंजमिद सा खड़ा था। जन्नत कमाल उससे कभी नहीं डरी थी, ना 15 साल पहले, ना 15 दिन पहले। और अगर तुम समझ रहे हो कि मैं एक कप चाय मिलेगी, उसे लगा अगर वो उसे सुनता रहा, बार बार उसके शक, उसके शुबहात, उसके सवालात की जद में खड़ा रहा तो फना हो जाएगा। जन्नत कमाल ने अचंभे से उसे देखा। यहाँ उसकी जान पर बनी हुई थी और इस अमीरजादे को चाय का कप चाहिए था, वो भी रात के 2:30 बजे। धुतकार, नफरत एक तरफ, लिहाज और मरवत दूसरी तरफ, नौकरों की फौज। बहरहाल यही नहीं थी। सुलग कर उसे देखा, सिर्फ इसलिए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और सिर्फ इसलिए कि वो बुआ का मेहमान था। वो गुस्से से पांव पटकती किचन में चली गई। अपनी चहेती बीवी को साथ लाना था ना इस खिदमतदारियों के लिए। बुड़बुड़ाहट वाजिया थी। वो उसके पीछे दरवाजे में आन खड़ा हुआ, लबों को मुस्कुराहट छू कर गुजरी। दिल में गम सा ठहर गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब तुम्हें अपनी पहली बीवी से इतनी मोहब्बत थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? आंटी ने गन पॉइंट पर तो निकाह नहीं पढ़वाया था, तुम इनकार भी कर सकते थे। खामोशी, मुकम्मल खामोशी। सिलेंडर जलाकर केतली रखी, दूध डाला। भले से तुम्हें बुरा लगे, लेकिन एक बात है, तुम्हारी चॉइस है बहुत बुरी। अदीना जुबैर एक बार फिर अपने तमाम तर गरूर, हुस्न और नजाकत के साथ उसके हवासों पर छा गई थी, तो भड़ास निकालना जरूरी हो गया था। मम्मी की चॉइस अच्छी है। हाँ बिल्कुल, वो बेसाख्ता कह गई, मगर अगले ही लम्हे पल जब समझ में आया कि क्या कह दिया है तो गालों पर सुर्खी दौड़ गई। लब भींचकर खुद को दिल ही दिल में कोसा और लब सी लिए कि अब वो कुछ नहीं बोलेगी। खामोशी से उसकी तरफ पुश्त किए चाय बनाकर कप में उंडेल कर मुड़ी तो किचन के दरवाजे पर वो नहीं था। अपना मग साथ रखकर वो कमरे में आ गई। सामने ही वो बेड पर हल्की सी खांसी की जद में बैठा था। टिश्यू का पैक हाथ में था। रोशनी में अब उसने देखा था, आंखें सुर्ख, किनारे सूजे हुए लग रहे थे। उसने चाय पेश कर दी। बिस्किट्स नहीं है? वो जाने के लिए मुड़ी और फिर जब्त करके पलटी। बिस्किट्स के साथ एक गिलास पानी भी रख दिया। अपना मग हाथों में लिए दरवाजे में जा खड़ी हुई। चंद लम्हों तक उसे घूरती रही कि अब वो कुछ बोलेगा और अपनी आमद की वजह बताएगा, मगर फारिस वजदान चाय और बिस्किट्स के साथ इंसाफ करते हुए उसे मुकम्मल नजरअंदाज कर चुका था। वो अंदर तक सुलग उठी। तुम्हें पता है यहाँ बुआ के घर मेरे लिए कितने रिश्ते आ चुके हैं? आखिर उसे ये बावर भी तो कराना था कि वो कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं है, और अगर फारिस वजदान को कहीं लड़कियां मिल सकती हैं तो उसे भी अपनाने वाले बहुत हैं। वो चाय में बिस्किट डबोकर खाते हुए लम्हे भर के लिए रुका। बुआ तो हंस का टाल देती हैं, उन्हें
हमारे मामलात का इल्म नहीं, लेकिन मैं बहुत गौर कर रही हूँ। एक रिश्ता मुझे अपने लिए मुनासिब लगा है। बुआ का दूर परे का रिश्तेदार है। बीवी की डेथ हो चुकी है। 2 छोटी-छोटी सी बेटियां हैं। लड़का भी कोई ज्यादा बड़ी उम्र का नहीं। तुमसे तलाक के बाद मुझे अपने लिए भी कुछ सोचना है। अब मैं कहानियों की हीरोइन की तरह ये नहीं कह सकती कि प्लीज मुझे अपना नाम दे दो। मैं सारी उम्र इसी नाम के सहारे तन्हा रहना चाहती हूँ। ब्ला ब्ला ब्ला। बाकायदा चेहरे के उतार चढ़ाव के साथ साथ हाथ झुला कर कहा। चाय में बिस्किट डुबोकर मुंह तक ले जाते फारिस ने रुक कर नजर उठाई। बिस्किट टूटकर चाय में गिरा। उसका दिल भी। मग हाथों में लिए उसे 10 कदमों के फासले पर अब वो मेज पर चढ़ी बैठी थी। पीछे खिड़की पूरी की पूरी खुली हुई थी। हवा के जोर से दुपट्टा ढलक कर कंधों पर आ गिरा था। शहद बालों की लिटें पोनी से निकलकर चेहरे की इतराफ में ढीली हो रही थी। तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे हैं तो क्या नहीं आ सकते? आबरू चढ़ा कर पूछा। वो अपनी चाय की तरफ मुतवज्जा हो गया। जन्नत कमाल नहीं बदली थी। वैसे मैं तुमसे कुछ दिनों तक राब्ता करने वाली थी। मेरा सामान भी तुम्हारे घर रह गया है। तुमने कहीं फेंकवा तो नहीं दिया? नाक ऊंची करके जाहिर किया उसे तो अब सिर्फ अपने सामान से मतलब है। एक और बिस्किट टूट गया। आधा जो मुंह में गया। उसकी मिठास खत्म हो गई। उसने पानी के चंद घूंट भरे बिस्किट का दूसरा पैक खोला। आंटी को मालूम है तुम यहाँ आए हो? वो खामोश रहा और ये खामोशी जन्नत के दिल में कुर्ब उतार गई। जाहिर है अगर वो उन्हें बताता तो क्या वो उन्हें आने देती? इस जैसी लड़की की अब उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। वो इस बात पर रंजीदा होती होंगी कि उन्होंने फारिस के लिए उसका इंतखाब क्यों किया। तुम यहाँ क्यों आए हो? घूम फिर कर फिर वही सवाल, मगर वो जवाब नहीं दे रहा था। ना तंज, ना ताने, ना कोई सख्त बात, ना कोई तज़हीक अमेज रवैया, ना तलख लहजा। फारिस वजदान अब क्या करने वाला था? वो फिक्र में पड़ गई। काफी देर तक जब वो कुछ न बोला तो नोटबुक का सफा फाड़ कर उसमें अपनी कुछ चीजें दर्ज करके उसके पास आ गई। ये तुम्हारे लिए बेशक कचरा होगा, मगर मुझे मेरी चीजें बहुत अजीज हैं, इसलिए अपने किसी मुलाजिम के हाथ भिजवा देना। फारिस ने सफा ले लिया, फोल्ड करके उसके अरसलान भाई की कमीज की जेब में रख दिया। वो तप गई, लेकिन मुंह से कुछ न कहा। फिर इन्हीं बिगड़े तेवरों के साथ जाने के लिए मुड़ी ही थी कि फारिस ने हाथ थाम लिया। तुम्हारी बुआ कह रही थी कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहोगी। वो अपनी जगह पत्थर हुई। चेहरे का रंग फक, आंखें नम, पलकें भारी हो गई। कुछ नहीं, भराई हुई आवाज में कहकर उसने हाथ छुड़ाना चाहा। गिरफ्त सख्त नहीं थी, मगर इतनी नरम भी नहीं कि वो आजाद हो सकती। मेरा हाथ छोड़ो। आन की आन में उसके तासुरात बदल गए थे। वो तहम्मुल से बात करते हुए भी गुस्से की इंतहा पर लग रही थी। फारिस ने चंद लम्हों के लिए उसे पशेमानी से देखा। उसे इस नहज पर लाने वाला वो खुद था। फासलों की दीवार उसने खुद कायम की थी। नरमी को अपनी तलखी से नोचा था। उम्मीद को अपने लफ्जों से मारा था। नाजुक कलाई गिरफ्त से आजाद हो गई। उसने ट्रे उठाई और कमरे से निकल गई। किचन में दीवार लग कर कई बार अपनी आंखों को मसला। लब भींच कर, गाल रगड़ कर खुद को संभाला। खुद को समझाया कि जिस रास्ते पर वो गामजन थी वो उसका इख्तियार करदा हरगिज नहीं था। ये मुकद्दर की चाल थी। नफरतें, धुतकार और बिला वजह की उदावतें इस रास्ते का खासा थी जो उसे कुछ लोगों की बेरुखी से अनायत हुआ था। फारिस वजदान अदीना जुबैर का था। उसके दिल पर अदीना जुबैर की हुक्मरानी थी। उसकी जिंदगी में जन्नत कमाल की कोई गुंजाइश ना पहले थी ना अब हो सकती थी। जो तय हो चुका था उसे कबूल करके उसे हर सूरत अपने सफर को जारी रखना था। उसे कमजोर नहीं पड़ना था। वो नीचे चली गई। अपनी चारपाई पर लेटकर आसमान को देखते वो मुसलसल अपने रोने पर काबू पाती रही। फारिस को यहाँ नहीं आना चाहिए था, हरगिज नहीं आना चाहिए था। उसके सुकून में खलल पड़ चुका था। उसके लाहे अमल में दरारें पड़ गई थी। वो उसके बच्चे का बाप था। जितनी नफरत वो उससे करता था वो औलाद के मामले में भी अब उसे किसी नए इम्तिहान में डाल सकता था। करवट पर करवट बदलते रात गुजर गई। दिन बेदार हुआ। सुबह की नमाज पढ़कर सोने की कोशिश की तो आंख लग गई।
कुछ गुज़श्ता शब की बेख्वाबी थी, वो दिनचर्या तक सोती ही रही। 10 बजे उसकी आंख खुली तो सूरज सवा नेज़े पर आ चुका था। सुबह में धूप हर कोने तक पहुंची हुई थी। दरवाजा बंद था। खिड़कियों की दर्द से नीम तारीकी में रोशन लकीरें नुमाया हो रही थी। पहला ख्याल उसे फारिस का ही आया। दिमाग अजसर उलझ गया। टेंशन शुरू हो गई। उठकर बाहर गई तो मालूम हुआ वो तो सुबह से पहले पहले यहाँ से जा चुका है। जन्नत अपनी जगह बेयकीन खड़ी रह गई। जरूर तूने ही उसे कुछ कहा होगा। साबरा बुआ उसे सख्त खफा थी। तेरी वजह से वो बुखार में घर छोड़कर चला गया। बेदिली से दही के साथ पराठा खाते हुए वो आंखों में उभरती नमी को परे धकेलती रही। बुआ के सवाल, उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी और सारी सिचुएशन को किसी तौर ना समझने का ये अमल उसे शदीद अजियत से दोचार कर रहा था। अब क्या वो उसके पांव पकड़ती कि वो उसे तलाक ना दे। खुद को जितना बेमोल करना था वो कर चुकी थी। मोहब्बत से, इखलाक से, खिदमत गुजारी से इस रिश्ते को बचाने की जितनी कोशिश उसने करनी थी कर ली थी। अब तो कुछ भी नहीं बचा था। ना मोहब्बत, ना इज्जत, ना हिम्मत, ना सकत और हौसला तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो बर्दाश्त भी अपनी आखिरी हद को छू रही थी। वो फिर से किसी इम्तिहान में नहीं पढ़ना चाहती थी। फिर से कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहती थी। मगर बुआ संदल आपा अरसलान भाई के साथ घर में दाखिल हुई तो वो चुप हो गई, लेकिन आंखों से वाज़ेह कर दिया कि उनकी बात अभी खत्म नहीं हुई है। सारा दिन वो परेशानी में मुब्तला यहाँ वहाँ टहलती रही। सुकून तो किसी पल नहीं था। आखिर वो क्यों आया था और मामला क्लियर किए बगैर क्यों चला गया था। उनके माबैन तलाक का फैसला होना था तो ऐसे कैसे वो खामोशी से जा सकता था। उस पे मुतजाद ये कि उसके सामान की लिस्ट भी यहीं छोड़ गया था। शाम को बुआ कमरे में आई तो वो इशा की नमाज पढ़ने के बाद बेड पर नींद दराज बैठी थी। अखबार सामने ही खुला पड़ा था। जहन उलझा हुआ था और निगाहें खला में कहीं भटक रही थी। उसने बताया नहीं वो दोबारा कब आएगा। तय किए हुए कपड़े अलमारी में अंदर रखते हुए उन्होंने हनूज खुफगी से पूछा। उसने गर्दन मोड़कर उन्हें मुस्तरिब निगाहों से देखा। उनकी सोच अभी भी वही थी। हो सकता है कुछ दिनों तक वो मुझे तलाक का नोटिस भिजवा दे। हिम्मत मुजतमा करके उसने कह दिया। अब भले से बुआ सख्त नाराज हों उसे परवाह नहीं थी। वो कुछ बातें उन पर हर सूरत वाजिया कर देना चाहती थी, मगर तलाक तो नहीं हो सकती। अलमारी बंद करके बुआ उसकी तरफ मुड़ी। हो जाती है बुआ, औरत हमल से हो तब भी तलाक हो जाती है। मगर वो शीदो तो यही कह रही थी कि नहीं होती। अपनी समझ और फहम के मुताबिक जो उन्होंने सुन रखा था कह दिया था। बेड साइड टेबल से कुरान उठाकर उसने मतलूबा सूरत ढूंढी और फिर मतलूबा सफा खोला। मतलूबा आयत पर अपनी उंगली रखी। ये देखिए यहाँ लिखा है, और हमल वालियों की इद्दत उनके बच्चा जनने तक है। ये आयत मुतलका और बेवा दोनों के बारे में है। बुआ तलाक हर सूरत हो जाती है। दलील कुरान से थी। बुआ के पास नफी या इनकार की कोई गुंजाइश ना रही। अब वो उलझन में खड़ी थी। फिकर ने अजसर नो घेर लिया था। उन्हें अब मामला सुलझता हुआ हरगिज नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें अपनी तरफ से हर मुमकिन सही करनी थी। कुछ सोचकर उसके पास बेड पर आ बैठी। तूने उसे खुशखबरी तो सुना दी थी। जन्नत का दिल भारी हुआ, नजरें झुक गई। किस कदर कोशिश से उसका सर नफी में हिला। साबरा बुआ हक दक उसे देख कर रह गई। जन्नत ये क्या कह रही थी? तुम इस बात से उसे कैसे बेखबर रख सकती है जन्ना? कैसे? वो उसके साथ ज्यादती है बेटा, और जो ज्यादतियां मेरे साथ हुई वो। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आवाज भरा गई। मुझे उसके साथ अब नहीं रहना तो क्या जबरदस्ती है? वो उस लम्हे बहुत परेशान, मुजहमिल और शिकस्त खुर्दा सी लग रही थी। बुआ के दिल को कुछ हुआ। मैं पहले से बहुत मुश्किल में हूँ और आप इस तरह की बातें करके मुझे और मुश्किल में डाल रही हैं। उसकी आंखों में आंसू जमा हो गए। उसे तारहम भरी नजरों से देखते हुए बुआ ने बहुत नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। औरत को रिश्ता निभाने के लिए बहुत कुर्बानियां देना पड़ती हैं बच्चे। ये शादी उम्र भर का एक फैसला होता है।
इसे यूं जज्बात में आकर नहीं तोड़ा जाता। घर बसाने के लिए औरत को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। उसने सर उठाकर तकलीफ दे निगाहों से बुआ को देखा। बात घर बसाने, रिश्ता निभाने और बर्दाश्त की इंतहा पर जाने की थी। बुआ को अंदाजा ही नहीं था फारिस वजदान के साथ अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए उसने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया था। उसका सब्र, उसका तहम्मुल, उसका इंतजार क्या अभी भी नाकाफी था? वो खुद मिट चुकी थी, मगर उसका सब्र बाकी रहना चाहिए। उसकी हिम्मत, उसकी बर्दाश्त, उसका तहम्मुल बाकी रहना चाहिए। ये कैसी मंतिक थी? ये कैसा तरीका था? कितनी ही देर तक वो अपने आप से उलझती रही, अंदर ही अंदर खुद को नोचती घसोटती रही। मुहासबा शुरू हो चुका था। 5 सालों का मुआवजा 5 महीनों से होने लगा था। बुरहान एक तरफ था, फारिस वजदान दूसरी तरफ। वो दो घरों के दरमियान एक वीरान गली में तन्हा लावारिस खड़ी थी। दरवाजे दोनों तरफ से बंद थे और वो खुद को जांच रही थी। दिल में जाकर, रूह की गहराइयों में उतरकर, माजी की तकलीफों को सहते हुए, मुस्तकबिल का खौफ उठाते हुए, उसके अंदर की उलझने बढ़ गई, सवाल बढ़ गए, इज़्तिराब बढ़ गया। सर उठाकर उसने बुआ को देखा। अब तक जाने वो घर बसाने से मुतालिक उसे कितने गुर बता चुकी थी। उनके लब मुतहरिक थे, आंखों से एक आस, चेहरे से उम्मीद झलक रही थी। वो बहुत प्यार से उसे समझा रही थी। बुआ, एक बात तो बताइए। वो एक लम्हे को खामोश हुई तो उसने अखबार समेट कर एक तरफ रख दिया। जरा सा आगे सिरक कर उनके करीब हुई। औरत निकाह नामे पर साइन किस लिए करती है? नाम आंखों में वो एक सादा सवाल लिए अब वो उनकी तरफ देख रही थी। बुआ को उसका सवाल समझ में ना आया। जिल्लत, धुतकार, बेइज्जती, तंज, तहकीर, महरूमियों के लिए? क्या ये सब बर्दाश्त करने के लिए शादी की जाती है? इसी अजाब को झेलने के लिए कबूल है कहा जाता है? बुआ को सख्ता सा हुआ। लबों को जुम्बश देकर कुछ कहना चाहा, मगर आवाज ने साथ ना दिया। जन्नत ये क्या पूछ रही थी? इस नुक्ते की तरफ क्यों जा रही थी जिस नुक्ते से ये रिश्ता आगाज पकड़ता था? वो एजाबो कबूल की घड़ी, जब दो लोग एक होते थे, और जब दो लोग एक होते थे तो रिश्ता निभाने के मामले में वो दो अलग क्यों हो जाते थे? सफर का सारा बोझ सिर्फ एक के कंधे पर क्यों आ जाता था? रिश्ता बचाने की सारी मेहनत फिर किसी एक फरीक को क्यों करनी पड़ती थी? शादी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्या हमारे नबी की सुन्नत ये कहती है अपनी इज्जत फना कर दें, अपना वजूद मिटा दें, अपने हक के लिए आवाज ना उठाएं और जुल्म बर्दाश्त करें और मरते दम तक करते जाएं? बुआ बेबसी से उसे देख कर रह गई। आप ही मुझे समझा दें, ये घर बसाने का, रिश्ता निभाने का कौन सा तरीका है बुआ? उसकी आवाज कपकपाई। औरत नफ्सियाती मरीजा हो जाए, उफ उफ तक ना करे, अंदर से मर जाए, मिट जाए, फना हो जाए, लेकिन आह तक ना करे। वो 22 साला जन्नत कमाल, डॉक्टर मुस्तफा की नवासी, तितलियों के पीछे भागने वाली, परियों की बातें करने वाली, वो कह रही थी और बुआ उसे देख रही थी, उसे सुन रही थी। वक्त और हालात ने उसे कितना बड़ा कर दिया था। उसकी सोच कितनी पुख्ता हो गई थी, उसकी बातों में कितना वजन आ गया था। तसल्ली देने को, तशफ़ी करने को उनके पास एक लफ्ज भी तो नहीं रहा था। जो कुछ वो सह आई थी और जिन हालात से गुजरकर वो उन तक पहुंची थी, वो उसका सफर, उसका रास्ता, उसकी मजबूरी समझे बगैर उसकी हर बात कैसे रद्द कर सकती थी? कैसे झुटला सकती थी? कैसे? मैंने बुरहान के साथ 5 साल गुजारे हैं बुआ। मैंने उसके लिए, उसके घर वालों की हर नफरत बर्दाश्त की है, हर तंज, हर ताना, खुद पर लगने वाले इल्जामात, सब कुछ मैंने बर्दाश्त और सब्र से अपना घर बसाना चाहा था। और बदले में उसने मुझे क्या दिया? तलाक? उसने रुक कर उनकी आंखों में झांका। 5 सालों का साथ था हमारा, उसने मुझे 5 सेकंड में आजाद कर दिया। मैं उसके घर वालों को बर्दाश्त कर रही थी, वो भी तो मुझे बर्दाश्त कर सकता था। मैं उसकी बेरुखी पर सब्र कर रही थी, वो भी तो मुझ पर सब्र कर सकता था। वो जानता था मेरा कोई नहीं है, वो अच्छी तरह से जानता था मुझे तो मेरी सगी माँ भी कबूलने को तैयार नहीं। इसके बावजूद उसने उसने मुझे तलाक दे दी, मुझे अपने घर से निकाल दिया। उसने मेरे मुंह पर जो थप्पड़ मारा, उसकी जलन मुझे आज तक महसूस होती है। उसका चेहरा आंसुओं से मुकम्मल तर हो चुका था। उसने ये रवैया बदला, तरजीहात बदली, हकूक बदले, मेरी जगह किसी और को दी, मेरा वक्त किसी और को दिया, मेरा हक किसी और को दिया, और मैं खामोश रही। आखिर किस लिए? उसकी आवाज भीगी।
सिर्फ इसलिए कि मेरा घर बचा रहे। मुझे बताइए, मेरा वो घर फिर क्यों नहीं बचा? क्यों टुकड़े टुकड़े होकर मेरी आंखों के सामने बिखर गया? जन्नत के आंसू, उसकी सिसकियां, उसका दर्द, उसके सवाल उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे थे। वो अपनी आंखों में नमी लिए उसे दुख से सुन रही थी। मुझे अब खुद से नफरत होती है बुआ, गुस्सा आता है। मैं खामोश क्यों रही? मैंने ये सब क्यों सहा और ये सब क्यों होने दिया? मैंने खुद को इतना क्यों झुकाया, इतना क्यों गिराया? मैंने अपने हक के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर मैं वक्त से पहले खुद को स्टेप उठा लेती, अगर मैं खुद बुरहान से अलग हो जाती, तो अम्मी अम्मी कम से कम इस सदमे से तो ना मरती कि उनकी बेटी एक कातिला है। ये ड्रामा, ये हंगामा तो ना होता बुआ। मेरी वजह से मेरी बहनें अम्मी से जुदा तो ना होती, मेरी तरह वो भी ये रिश्ता तो ना खोती। बुआ ने बेसाख्ता उसका हाथ थामा, उसे मजीद रोता हुआ नहीं देख सकती थी। मैंने अपने और फारिस के रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है बुआ। आप खुद बताइए, कौन लड़की चाहेगी उसकी दूसरी शादी भी खत्म हो जाए, उसे दूसरी बार भी तलाक हो जाए? आवाज ने साथ छोड़ा, दूसरे आंखें रगड़ कर साफ की। मैंने यहाँ भी सब्र किया, बहुत सब्र किया, लेकिन ये घर भी आपकी जन्ना का नहीं है। आपकी जन्ना इस दूसरे मर्द की भी नहीं है बुआ। उनका दिल कुर्ची कुर्ची हुआ, वो आपदीदा हो गई। कौन कह सकता था जिंदगी से भरपूर हंसती मुस्कुराती लड़की का नसीब ऐसा होगा? उसके रास्ते में ऐसे पहाड़ आएंगे, ऐसी आजमाइशें और ऐसे इम्तिहान। नाना कहा करते थे, सब्र हालात पर किया जाता है, जुल्म पर नहीं। जुल्म इंसान तब बर्दाश्त करे जब उसके पास बचाव का कोई रास्ता ना हो। हाथों की पुश्त से आंसू साफ करके चेहरे की इतराफ में सीधा गिरती लिटों को उसने कान के पीछे किया। उसकी नाक, गाल, आंखें गुलाबी हो रही थी, लेकिन वो मुतहम्मिल लग रही थी, जैसे उसने खुद को संभाल लिया हो। मैंने जो गलती पहले की, वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती। आप ये मत समझिए कि जज्बात में लिया हुआ फैसला है। जज्बात में ऐसा करना होता तो मैं बहुत पहले कर लेती। जहां मेरी कोई जगह नहीं, वहां मैं जबरदस्ती जगह नहीं बनाना चाहती। अपनी औलाद को इस्तेमाल करके तो बिल्कुल भी नहीं। बात खत्म हो चुकी थी। वो उठकर बाहर चली गई थी, अपने अंदर बहुत सी खामोशियां लिए साबरा खातून अपनी जगह गुमसुम बैठी रह गई थी। मिसेस शेराजी दोपहर का खाना खाने के बाद चाय का कप लिए बेड पर बैठी थी। मुलाजमा ने लैपटॉप उनके सामने रख दिया था। कमरे में अब वो अकेली थी। मुंतजिर निगाहों से स्क्रीन को तकती वो फिक्रों में घिरी हुई बैठी थी। गुज़श्ता शब फारिस से राब्ता नहीं हो सका था, मगर सुबह उसने अपनी खैरियत का मैसेज अरसाल करके कहा था वो दोपहर तक जरूर कॉल करेगा। कुछ ही देर में कॉल मिल गई थी। स्क्रीन पर कमरे का मंजर नुमाया हुआ। मोबाइल को स्टैंड पोजीशन में रखे वो सामने कारपेट पर बैठा था। शावर लेकर बाहर निकला था। स्याह टैंक टॉप में कसरती बाजू नुमाया हो रहे थे। बाल अभी भी गीले थे। अकब में दीवार घिर खिड़कियां, बेड और वार्डरोब नजर आ रहे थे। वो यकीनन होटल के कमरे में था। मेज पर कोहनियां अटकाए अब वो खैरियत से पूछ रहा था, और वो बहुत गौर से उसे देख रही थी। सुर्ख आंखों में हल्की सी सोजन थी। कैसी है मेरी बहू? उसने नजर उठाकर मिसेस शेराजी को देखा, फिर मिनरल वाटर की बोतल उठा ली। आधी बोतल खाली करके फ्रेंच फ्राइज की प्लेट करीब कर दी। अच्छी है? जवाब मुख्तसर सा, सिर्फ अच्छी है। कह रही थी बहुत रिश्ते आ रहे हैं उसके, और अगर मैं उसे छोड़ सकता हूँ तो उसे अपनाने वाले बहुत हैं। मिसेस शेराजी के लबों पर मुस्कुराहट उभरी, जिसे लब भींचकर उन्होंने दबा लिया, और मुझे देखकर उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। एक कप चाय पिलाने पर 10 बातें सुनाई हैं। उसे लगता है यकीनन मैं उसे कोई सजा देने आया हूँ। वो बताते हुए फ्रेंच फ्राइज भी खा रहा था। अच्छा, उन्होंने गोद में कुशन रख लिया। वो चाहती है वादे के मुताबिक अब मैं उसे आजाद कर दूं। ना किया तो वो खुला के लिए कोर्ट चली जाएगी। और इस आखिरी बात पर मिसेस शेराजी फारस को बगौर देखने लगी। वो जन्नत से मिलने के बाद कुछ हद तक पुरसुकून था, मगर आंखों में अभी भी फिक्र और गम ठहरा हुआ नजर आ रहा था। और तुमने कुछ नहीं कहा? रुक कर उसने नजर उठाई, अपनी माँ को देखा। वो बच्चों का सा इश्तियाक लिए अब उसे देख रही थी। वो दुज़बुज़ हुआ। उनका बेटा सब खामोशी से सुनता रहा होगा, और ऐसा तो नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसा हो चुका था। उसने प्लेट से हाथ उठा लिया, पानी की बोतल खाली करके साइड पर रख दी। मैं उससे कहना चाहता था वो मुझे माफ कर दे, मेरे साथ वापस आ जाए, मगर नहीं कह सका।
सर उठाकर एक बार फिर उनकी तरफ देखने लगा। क्यों नहीं कह सके? पहाड़ जितनी अजियतें बर्दाश्त करने वाले के लिए चंद लफ्ज भारी, चंद लफ्ज मुश्किल पड़ गए थे। सिर्फ एक लफ्ज से तो सब ठीक नहीं हो सकता मम्मी। 5 महीनों की अजियत है, 5 मिनट में तो खत्म नहीं हो सकती। उसका लहजा, उसका अंदाज, उसकी आवाज, आंखें और तासुरात, उनका दिल डूबा। वो मेरे कहने पर कभी वापस नहीं आएगी और जबरदस्ती मैं नहीं करना चाहता। सर झुकाए अब वो कालीन के रेशों पर दाहिने हाथ की उंगली से लकीरें खींच रहा था। अमल गैर इरादी था, कांटे का निशान, मनफी और जमा, फिर जमा है मनफी का निशान। कोशिश भी नहीं की और रद्द हो जाने पर यकीन कर लिया। उन्होंने नरमी से पूछ लिया। मैंने उसे बहुत दुख दिया है मम्मी। उसका सर झुका हुआ था। दीवार गिर खिड़कियों से तिरछी होकर सूरज की किरणें सीधा उसके बालों पर पड़ रही थी। हेजल आंखों का रंग भी अयां, हुज़न भी अयां, दर्द भी अयां था। तुम मदावा भी तो करना चाहते हो? मुदावा से पहले एतबार अहम है मम्मी। वो मुझ पर एतबार कभी नहीं करेगी। मनफी जमा का खेल अब खत्म हो चुका था। वो सर झुकाए गुमसुम बैठा था, पछताओं में घिरा हुआ। वक्त, नसीब और किस्मत के इस अनोखे खेल को समझने की कोशिश करता हुआ। कोई और भी तो हो सकती थी जिससे उसका निकाह होता। जन्नत का माल ही क्यों? डॉक्टर मुस्तफा की नवासी ही क्यों? उसकी बिला वजह की नफरत और अदावतों का सामना जन्नत कमाल के हिस्से में ही क्यों आया? उसकी तकलीफ बढ़ गई, नदामत बढ़ गई, दर्द बढ़ गया। मिसेस शेराजी अब किसी गहरी सोच में गुम, बिल्कुल खामोश बैठी थी। वो भी चुप था, कहने को जैसे मजीद कुछ रहा ही न था। रास्ते मसदूद, दीवारें मजबूत और हिसार फिर से कायम होने लगा था। मैं खुद को कसूरवार समझती हूँ, ये जानते हुए भी कि वो मेरे मोहसन डॉक्टर मुस्तफा की नवासी है। मैंने उसके लिए ये मुश्किल रास्ता चुना। फारिस वजदान अज़ियतों में घिर गया। तुम शादी नहीं करना चाहते थे, मैंने तुम्हें मजबूर किया, मैंने गलत किया। मैं सिर्फ इतना चाहती थी तुम माजी को भुलाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। बीवी आएगी, बच्चे होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद मैं गलत थी, शायद मैं गलत हूँ। जुल्म तो फिर जुल्म है, और चूंकि फैसला मेरा था तो मैं खुद को बड़ीउल जिम्मा नहीं समझती। मम्मी, उसने बेबसी से कहना चाहा, मगर उन्होंने हाथ के इशारे से रोक दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी फारिस, बिल्कुल भी नहीं थी। वो सर झुका गया। बीवी के साथ साथ माँ का दिल भी बुरी तरह से दुखा चुका था। अदील अहमद को एड्रेस भेज दो, मैं तुम्हारी तरफ आना चाहती हूँ। उन्होंने इतने अचानक से कहा कि वो हैरत ज़दा सा बैठा रह गया। उसकी माँ ये क्या कह रही थी? आप यहाँ आएंगी? मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती, मुझे अपनी बहू से मिलना है। तुम्हारे इस मसले के अपनी जगह, मगर घर उसने मेरी वजह से छोड़ा है कि आंटी को वो बातें पता चल गई जो पता नहीं चलनी चाहिए। जो मेरा रिश्ता है वो किसी सूरत खत्म नहीं हो सकता। उसे शदीद हैरत में मुब्तला करके उन्होंने अक्सा को आवाज दी। बैठे बैठे मुलाजमा को कपड़ों का ऑर्डर जारी किया। जरूरी सामान की पैकिंग, खाने का इंतजाम, आन की आन में सब तय पा जाने लगा। मौसम कैसा है? यहाँ वहाँ सारे हुक्मनामे जारी करके उन्होंने फारिस से पूछा। बारिश की वजह से कुछ ठंडा है। उसके लब हिले। वो शौक में नहीं था, मगर शौक में ही लग रहा था। आप बाय एयर? नहीं, मैं बाय कार ही आना चाहूंगी। उन्होंने वादा किया। रास्ते में हम अक्सा के गाँव से भी होते आएंगे। क्यों अक्सा? जी जी बिल्कुल। अक्सा की खुशी से भरपूर आवाज। जन्नत आपकी आने वाली थी, उसकी खुशी अलग, माँ से मिलने की खुशी अलग, और मिसेस शेराजी के साथ इतनी बड़ी गाड़ी में सफर करने की अलग। सफर लंबा है मम्मी, ऐसे सफर लंबे ही होते हैं। अगले कई लम्हे वो खुद पर खामोशी तारी किए बैठा रहा। एक रिक्वेस्ट है मम्मी। बोलो। वो फारिस की आंखों में दुख, फिक्रमंदी, कुछ खो देने का खौफ वाज़ेह तौर पर देख सकती थी। जो वो कह रहा था उसे सुनते हुए एक बार फिर उनका दिल डूबा था। बात खत्म हुई तो उन्होंने चंद लम्हे कुछ सोचकर इस बात में सर हिला दिया। कॉल डिस्कनेक्ट हुई, चेहरा गायब हुआ। बालों में उंगलियां चलाते हुए उसने मेज पर हेड डाउन कर लिया। दीवार गिर खिड़कियों के उस पार आसमान पर रुई के गालों जैसे बादल सूरज की किरणों से दहकते हुए नजर आ रहे थे। सुनो तुम लौट आओ ना कि दिल से दर्द बोझल, सुकून एक पल नहीं मिलता, कहीं भी दिल नहीं लगता। सुनो सुनसान हूँ तुम बिन, बहुत वीरान हूँ तुम बिन, मुझे सांसें नहीं आती कि मैं बेजान हूँ तुम बिन।
सुनो, बिखरा हुआ हूँ मैं, सहारा चाहता हूँ अब तुम्हारे लौट आने का, इशारा चाहता हूँ अब, भंवर में हूँ बहुत दिन से, किनारा चाहता हूँ अब, सुनो तुम लौट आओ ना, कि मुझ पर हिजर तारी है, अजब बे इख्तियारी है, नहीं तलब किसी शय की, तलब एक बस तुम्हारी है, सुनो तुम बिन नहीं रहना, दुखों को अब नहीं सहना, ये खाली हाथ हैं मेरे, तुम इनमें प्यार भर दो ना, मेरी तकमील तुमसे है, मुझे तकमील कर दो ना, सुनो तुम लौट आओ ना, सुनो तुम लौट आओ ना। अक्सा ने भागम भाग गाड़ी का दरवाजा खोला, हैंडबैग अंदर फेंका। अदील अहमद अपनी जगह जरा मुहतात सा खड़ा था, चौंक कर उसे देखने लगा। इतना बड़ा स्याह चश्मा, जर्द, सब्ज और सुर्ख रंगों के इम्तजाज के इस कपड़ों वाली की नाक से बार बार फिसला जा रहा था। तैयारी से लग रहा था कहीं शादी पर इनवाइटेड है, मगर अंदाज खासे तबाहकुन थे। ना हील की परवाह थी, ना चूड़ियों की, ना इतने लंबे इयररिंग्स की, और चमकीले दुपट्टे की चमक और सितारे मरकजी दरवाजे से यहाँ तक बिखरे नजर आ रहे थे। इतना कुछ तो वो गाड़ी की डिग्गी में रख चुकी थी और अभी भी उसका सामान खत्म नहीं हो रहा था। हालांकि मिसेस शराजी ने कहा था कि उन्हें तो बस दूसरे शहर तक ही जाना है, चंद घंटों के लिए, और फिर वापसी, बस इतना ही। बॉस की तरफ से भी यही ऑर्डर मिला और उसने पता नहीं कितने रिसाले, मैगजीन, किताबें, हैंडबैग्स और जाने क्या कुछ अंदर रख डाला था। आपकी तारीफ, रंगों की फैक्ट्री आपके सामने से गुजरी तो उससे रहा नहीं गया। कोई तीसरी बार गाड़ी के सामने खड़े होकर अपनी चंद एक तस्वीरें लेने के बाद अक्सा सीधी हुई और नाक पर फिसलती ऐनक को जरा नीचे करके उसने मौसूफ को सरता पैर देखा। सूटेड बूटेड नौजवान, बाल खासे घुंघराले थे, नाक जरा सी लंबी थी, कद काठ भी मुनासिब था। फ्रेंच कट दाढ़ी में भला का सोबर और संजीदा नजर आने की कोशिश करता वो उसे एक आंख ना भाया। मुस्तकबिल करीब की डॉक्टर अक्सा और जन्नत आपी की हालिया मैनेजर, इतरा कर अपना तारुफ कराया, और अगर वो फारिस वजदान का खास मुलाजिम हो सकता है तो उसकी पोजीशन भी शराजी खानदान में कम नहीं। आपको इतना सामान गाड़ी में रखने की इजाजत किसने दी है? क्यों, ये गाड़ी आपकी है? बड़ी बड़ी गोल शीशों वाली ऐनक को वापस आंखों पर जमा कर पूछा। वो लाजवाब हुआ। हील पर डोलती हुई वो एक बार फिर क्वार्टर का रुख कर चुकी थी। अब्दुल गफूर माली दरवाजे में खड़ा था, सर पर हाथ रखे कुछ कह रहा था, और वो कभी इस बात में और कभी नफी में सर हिलाने लगती थी। अब के वापस आई तो हाथ में शॉपर था। अदील अहमद के सामने एक बार फिर सर झटक कर अपनी ऐनक दुरुस्त की और मिसेस शराजी को बुलाने अंदर चली गई। रिस्ट वॉच पर टाइम देखा। वो गाड़ी के बोनट से टेक लगाए खड़ा हो गया था। गाड़ी से दरवाजे तक जगह जगह बिखरे रंगों की सूरज की रोशनी में चमक थी और बेतहाशा चमक थी। सपहर का सूरज गुरूब हो रहा था, अंधेरे भर रहे थे, रोशनियां मिट रही थी, मंजिल वाजिया होकर बेनाम थी और रास्ते आसान होकर मुश्किल हो रहे थे। दिल अंदेशों में घिरा हुआ था, कैफियत अजीब सी हो रही थी। मिसेस शेराजी की आमद के मुतालिक जानने के बाद से वो अपनी जगह सर झुकाए बिल्कुल खामोश बैठी थी, दुपट्टे पर गिरफ्त जमाए, निगाहें झुकी हुई, आंसू उबरते पलकों पर झुकते फिर ठहर जाते। रोने पर काबू पाए वो खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करना चाह रही थी, मगर कर नहीं पा रही थी। आंखों के सामने एक ही मंजर, एक ही लम्हा, एक ही साथ बार बार गुजर रही थी। अम्मी का घर, मरकजी दरवाजे से ऐन सामने नीम अंधेरे में खड़ी नफीसा उस पर नजर पड़ते ही बर्फ के मुजस्मे में ढलती, टूटती, फिर बिखर कर फना होती नफीसा, उनकी खामोश आवाज, उनकी साकत निगाहें। अम्मी, अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी, अम्मी, दूर हटो जन्नत। ईमान ने चीखते हुए उसे पड़े धकेला था। पलकें झपकाकर उसने आंखों को मसल डाला, फिर नजरों का जाविया बदला, दोबारा बदला। पहले वो दीवार को देख रही थी, अब अलमारी पर नजरें जमाए बैठी थी। फिर उसने रुख बदलकर दरवाजे पर नजरें ठहरा ली थी।
जाविया बदलने से मंजर नहीं बदल रहा था, माजी नहीं बदल रहा था, कैफियत नहीं बदल रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। एक जन्नत बेड पर बैठी थी तो दूसरी जन्नत उसे रोती, सिसकती, तड़पती, अपनी सफाई में बमुश्किल लफ्ज अदा करती नजर आ रही थी। तब तक जब तक नफीसा की मैयत घर नहीं आ रही थी, तब तक जब तक जिंदगी का एहसास बाकी रहा था और जब तक अपनों का एतबार मुकम्मल खत्म नहीं हुआ था। वो बार बार आंखें रगड़ रही थी, बार बार सीने पर हाथ रख कर गहरा सांस ले रही थी। आंखें खामोश थी, दिल रो रहा था। कुछ ही देर में बुआ आ गई थी। वो तुमसे मिलना चाहती हैं। दिल की धड़कन तेज हुई, सर झुका रहा। जन्ना, करीब आकर उन्होंने कंधों पर हाथ रखा तो उसे बामुश्किल सर उठाया। मैं कैसे? उसके लब हिले। वो तुमसे बात करना चाहती हैं। बुआ, मैं उनका सामना कैसे? मेरी तरफ देख। चेहरा हाथों में लेकर उन्होंने कहा, हक पर है न तुम, तो फिर इतना डर किस बात का है? उठो शाबाश। उन्होंने हाथ पकड़कर उठाया तो वो ना चाहते हुए भी उठ गई। परेशान नहीं हो, तेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। तू जो फैसला करेगी मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। उन्होंने एक बार फिर यकीन दहानी करवाई थी। कमरे से बाहर फिर सीढ़ियां उतरकर ड्राइंग रूम तक जाते उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। कदम भारी होने लगे। बच्चे कमरे में थे। अक्सा उनके पास बैठी थी। संदल आपा चेहरे पर परेशानी लिए किचन के सामने खड़ी थी। दरवाजा खुल गया। बुआ वहीं खड़ी रही। जा, हिम्मत करके वो अंदर दाखिल हो गई, मगर दरवाजे में ही झुके सर के साथ खड़ी हो गई। सामने ही सोफे के पास व्हील चेयर पर मिसेस शेराजी बैठी थी। उसकी नजर उनके कदमों तक गई और फिर वहीं ठहर गई। बाहर अंधेरे फैल रहे थे, खिड़कियां तारीख हो रही थी, वक्त मुतहरिक था, वो मुंजमद हो चुकी थी। मिसेस शेराजी उसे ही देख रही थी, मगर किन नजरों से देख रही थी उसने जानने की कोशिश नहीं की। लब बाहम पे वस्त किए मुजरमों की तरह सर झुकाए बिल्कुल खामोश खड़ी रही। तुमने मुझसे एक वादा किया था, वो वादा पूरा किए बिना तुमने घर कैसे छोड़ दिया? मुझे कैसे छोड़ दिया? दुपट्टे के अंदर उंगलियां बाहम पे वस्त हो गई। सर झुका रहा, लाभ भींचे रहे और आंसू गिरने लगे। अंदर ही अंदर दिल पर खामोशी सिर्फ लबों पर थी और आंखों में भी उतर गई। नजरें कदमों से हटकर फर्श पर जम गई। उसके पीछे अध खुले दरवाजे के बेहद करीब दीवार से पुष्ट लगाए फारिस वजदान खड़ा था। दोनों हाथ जैकेट की जेबों में थे, सर झुका हुआ। किचन में खाने का इंतजाम देखती संदल की नजर बार बार उसकी तरफ उठ रही थी। उसकी मौजूदगी से कतई बेखबर वो हनूस अपनी जगह अपने खोल में बंद सामत खड़ी थी। यहाँ आओ। मिसेस शेराजी ने अब के हाथ बढ़ाया, मगर वो अपनी जगह से नहीं हिली। आंख के किनारे फिर से नम होने लगे। मिसेस शेराजी ने गहरा सांस लेकर हाथ नीचे कर दिया। मैं सिर्फ सास तो नहीं हूँ, दोस्त भी तो हूँ। तुमने कहा था माँ जैसी लगती हूँ, और अगर वाकई मैं ऐसी ही हूँ तो क्या ये माँ इतना भी हक नहीं रखती कि जान सके कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था? धड़कन थम गई, सांस रुक गया। उसने बेसाख्ता सर उठाया। गाल पर आंसुओं की लकीर नुमाया हुई। मिसेस शेराजी उसे देख रही थी और वो रात एक बार फिर आकर ठहर गई थी। फायजा, चच्ची की बातें, उनके इल्जाम, उनका गुस्सा, उनकी नफरत उस रात वो उसे बर्बाद करने आई थी। उसे लगा वो वाकई में उसे बर्बाद कर गई थी। उन्होंने यकीन छीन लिया था, एतबार की धज्जियां उड़ा दी थी। अब तक वो यही सोचती रही थी, अब तक उसे गुमान से भरती रही थी, मगर जो औरत सामने बैठी थी उसकी आंखों में ना तो नफरत थी, ना हकारत, ना बेएतबारी। क्या ऐसा भी मुमकिन था? वो खामोशी जो महीनों से तारी थी, जो तलाक, कत्ल का इल्जाम और भाई की वफात का घेराव करती थी, जो हर दलील, हर तावील और हर वजाहत को दफना देती थी, वही ताकतो खामोशी, रूह से दिल और फिर दिल से जुबान को जकड़ कर रखने वाली जंजीर नुमा खामोशी टूटने लगी। क्या हुआ था? वो पूछ रही थी। सवाल जितना मुख्तसर था, जवाब उतना ही तवील, इतना ही तकलीफ दे। मैंने माहीन का बच्चा जाया करने की कोशिश नहीं की थी। उसके लब हिले, आंखें सुर्ख होने लगी। मुझे काम वाली ने बुलाया तो मैं उसके कमरे में उसे देखने गई थी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसने सब तोड़ दिया, खुद को जख्मी कर लिया। मैंने उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई।
मैंने उसे जख्मी नहीं किया था, वो कपकपाते हुए रोते हुए कह रही थी। जैकेट की जेबों में फारिस की मुठियां सख्ती से भींच गई। वो कहती थी, मैं भांज हूँ, कभी माँ नहीं बन सकती और मुझे मुझे बुरहान की जिंदगी से निकल जाना चाहिए। मैं नहीं निकली तो फिर उसने सिसकियां हिचकियों में बदल गई। घर पर मेरे नंबर पर रॉन्ग कॉल्स आती थी। उन्हें उन्हें मेरा नाम, मेरी हर मालूमात पता होती थी। मैंने बुरहान के अलावा कभी भी किसी से राब्ता नहीं रखा, कभी भी नहीं। लेकिन बुरहान मुझ पर शक करने लगा। वो अजियत के आलम में सब कहती जा रही थी। मैंने हुसनैन की जान नहीं ली थी, वो गलती से। आवाज साथ छोड़ रही थी, लफ्ज बामुश्किल अदा हो रहे थे। आंटी, वो मेरी गुड़िया छीन रहा था। वो मंजर जैसे आंखों में था। सीढ़ियों से फिसलता, फर्श पर ढेर होता हुसनैन, इतराफ में फैलता सुरखूं, मंजर आंखों में था। वो पंजों के बल फर्श पर बैठी। सब कहते हैं मैं बदबख्त हूँ, बदनसीब हूँ, मेरी वजह से मेरा भाई मारा गया। मगर मेरा यकीन करें आंटी, मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। वो सब, उसकी हिचकियां बंद गई, गला बैठ गया, लेकिन वो बोल रही थी और मिसेस शेराजी उसे बोलने दे रही थी। जो कुछ जहन में था, दिल में था, रूह में था, वो लोगों पर आ गया था। उनके कहे लफ्ज चिंगारियों की तरह दहकते थे, रूह को घायल करते थे। खामोशी, लफ्जों का अजाब, जिस्मो जान पर कितना भारी था, कोई जन्नत का माल से पूछता। वो गलती से गिर गया था आंटी, मैंने जानबूझकर नहीं। व्हील चेयर धकेल कर वो आगे हुई, उसका चेहरा हाथों में ले लिया। कोई कुछ भी कहे, जो तुम्हारी हकीकत है वो नहीं बदल सकती। मुझे तुम्हारे एक एक लफ्ज पर पूरा यकीन है। उन्होंने उसके आंसू साफ किए। मैं तो इतना जानती हूँ, मेरी बहू किसी बच्चे की जान लेने का सोच भी नहीं सकती। किसी को जानने के लिए 5 माह कम नहीं है। अल्लाह गवाह है, मैंने तुम्हारे किरदार में कोई झोल नहीं देखा। और रही बात तुम्हारे भाई की, तुम सिर्फ 5 साल की थी जन्नत, वो सिर्फ एक हादसा था। 6 साल पहले तक वो ये लफ्ज अपने नाना से सुनती रही थी। सिर्फ वही थे जिसके जहन में उभरते हर मनफी ख्याल की तरदीद कर दिया करते थे। उनकी हर बात, हर हादसा और नाम भी से शुरू हो गई, उसी पर खत्म हो जाती थी। इतने अरसे बाद मिसेस शेराजी से सुनकर उसका दिल भर गया। उसे तो लगता था कोई भी उस पर कभी यकीन नहीं करेगा, कभी भी नहीं, मिसेस शेराजी भी नहीं। उसका हाथ दोनों हाथों में लिए, उसकी आंखों में बहुत नरमी से देख रही थी। तुमने घर क्यों छोड़ दिया? मैं डर गई थी, आप मुझसे नफरत करेंगी, मुझे घर से निकाल देंगी, वो रोते हुए कहे जा रही थी। मुझे लगा आप मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगी। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करती जन्नत? यही सवाल पूछ लेती, तुम जवाब दे देती, बात खत्म हो जाती। बात खत्म हो जाती। आंसू आंखों में ठहर गए। सर उठाकर उसने मिसेस शेराजी को देखा। ये बात उसके अपनों ने कभी नहीं खत्म की थी। सगी माँ ने, सगी बहनों ने, सगे रिश्तों ने, हत्ता के बुरहान ने, फारिस वजदान ने भी नहीं। मैं बहुत परेशान थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। अच्छा, बस अब रो नहीं। उन्होंने टेबल से गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। लो शाबाश, पानी पी लो। चंद घूंट लेकर उसने खुद पर काबू पाने की कोशिश की। वो इतनी मोहब्बत और इतने प्यार से उसे देख रही थी। उसके मिल जाने की खुशी आंखों में लिए, चेहरे पर उम्मीद भरे तासुरात लिए। अब वो उनके सामने बेहद करीब सोफे पर बैठी थी। हाथ अभी भी उनके हाथों में दबा हुआ था। 27 दिन का सफर था, बेघर हो जाने की हकीकत थी, माजी था और मुस्तकबिल का खौफ अलग। हर खौफ, हर टेंशन, हर घबराहट से नंबर्द आजमा हुई। अब वो खामोशी से उन्हें सुन रही थी। घर के बड़े किस लिए होते हैं जन्नत? जो आपका रिश्ता तय करते हैं ना, आपकी शादी करते हैं। क्या वो इतना भी हक नहीं रखते कि आपके मामलात को जानकर उन्हें सुलझाने की कोशिश कर सके, आपकी मदद कर सके? तुम दोनों ने मुझसे अपनी हर बात छुपाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो सही मानों में अब खफा लग रही थी। वो कुछ हैरत से उन्हें देख रह गई। उसने अभी तक फारिस के रवैये से मुतल्लिक तो कोई बात ही नहीं की थी। क्या उन्हें शक था या वो जान गई थी? अगर हाँ, तो कैसे जान गई थी? क्या फारिस ने, दिल ने दलील दी, ज़हन ने फौरन तरदीद कर दी? उसने कुछ हिम्मत मुजतमा की, लफ्ज तरतीब दिए। मैंने एक और बात भी आपसे छुपा ली। आवाज एक बार फिर बुढ़ाई।
समझ में नहीं आ रहा था कैसे बताए। वो उनकी मजीद नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती थी। तुम ना भी बताओ तो कोई बात नहीं, वो समझ रही थी यकीनन ये भी खानदान से मुतल्लिक कोई बात होगी। बताना जरूरी है। आपके गाल रगड़ कर साफ किए। अच्छा बताओ। इतना तो वो रो रही थी। वो जरा परेशान हुई कि पता नहीं क्या बात है। जरा बोझ हल्का हुआ उसका। आप दादी बनने वाली हैं। बाहर दरवाजे के पास खड़ा फारिस वजदान अपनी जगह पत्थर हुआ, बेहिस, साकत, मुंजमद। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में स्ट्रेचर के पहियों की हरकत, लग्जरी फ्लैट के लाउंज में कॉफी टेबल पर रखा सफेद कागज, ड्रेसिंग टेबल से एक झटके से सब बिखरते दूधिया हाथ, अनगिनत सवाल लिए। शक्को शुबहात के दायरे में मुअल्लक होता उसका वजूद, सवालिया निशान होती उसकी जात, मुबहम होता उसका नाम, मसक होती उसकी पहचान। उसने बेसाख्ता सर उठाया। सुर्ख आंखों में किनारों तक नमी फैल गई। सामने ही बरामदे के उस पार रोशन खिड़कियां धुंधला गई। जिस दीवार से वो टेक लगाए खड़ा था वो दीवार फना हुई। वो सहारा होकर पंजों के बल झुक गया। उसका सांस अब भारी हो रहा था। उसकी कैफियत अब अजीब सी हो रही थी। चेहरे पर पल भर के शौक था, फिर खुशगवारी सी हैरत, और फिर इसी हैरत में कुर्ब घुल गया था। उनकी आन की आन में सोए हुए कई गम, कई दर्द, कई तकलीफें, कई महरूमियां जाग उठी थी। वो माजी की जंजीरों में एक बार फिर जकड़ा गया था। जिंदगी की डोर हाथों में लिए यकीन की वादियों में उतरते, मनफी ख्यालात की गिरफ्त से अपने जहन को छुड़ाते, वो एक बार फिर अपने अंदर भटक गया था, अपने आप से बिछड़ गया था। मेरे अल्लाह, क्या वाकई जन्नत? आर यू रियली? मिसेस शेराजी लम्हे भर के लिए जैसे बेयकीन हुई थी। सर हिलाते हुए इस बात में सर हिलाया तो उन्होंने मुंह पर हाथ रख लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। अगले ही लम्हे उन्होंने उसे खुद से लगाया। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसका माथा चूमकर अब वो शिकवा कर रही थी। वो इतना खुश थी जैसे सारे गम, सारे दर्द मिट गए हों। मैं दादी बनने वाली हूँ। मेरे अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शॉल के पल्लू से आंसू साफ किए, एक बार फिर सर उठाकर जन्नत को देखा। वो एक बार फिर रोने को तैयार बैठी थी। अब क्या हुआ? उन्होंने उसे इतने प्यार से दोनों हाथ थाम कर पूछा तो जब्त खत्म हो गया। मुझे फारिस के साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। रोना फिर से शुरू हो गया। दिल पर भारी बोझ लिए फारिस अपनी जगह बैठा रहा। वो जहाँ शादी करना चाहता है आप उसकी वहीं कर दें। जन्नत बेटा, मैं उसके साथ अब कभी नहीं रहूंगी। आंटी, कभी नहीं। फैसला हतमी था। रद्दोबदल की कोई गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, ठीक है। उन्होंने मुस्कुराहट दबाकर उसके गाल पर हाथ रखा। तुम दोनों के इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन क्या तुम्हारा नहीं ख्याल जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए? आंटी और फारिस, क्या ये मुनासिब नहीं रहेगा कि तुम अपने बच्चे से पूछो उसकी मम्मी को क्या फैसला करना चाहिए? जन्नत ने चौंक कर मिसेस शेराजी को देखा। वो धीरे से हंस दी। काफी अरसे बाद हमारे घर में खुशी आई है जन्नत। मैं अपनी बहू को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। तुम यहाँ रहोगी तो मुझे फिक्र होती रहेगी, और ये मेरा तुमसे वादा है। नई फैमिली मेंबर को आने दो, फिर जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। जो फैसला तुम करोगी मैं तुम्हें मुकम्मल सपोर्ट करूंगी। अभी घर चलो मेरी खातिर। उसे एक बार फिर रोना आया। अब नहीं रोना, प्यार से कहा तो आहिस्तगी से इस बात में सर हिलाया। सब ठीक हो जाएगा। मिसेस शेराजी उसे खुद से लगाए कह रही थी। उसने आंसू पोंछ डाले। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। चलो शाबाश, अपनी तैयारी करो, उन्होंने कहा। फारिस वजदान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। दरवाजा खोलकर वो बाहर आई और उसकी मौजूदगी से कतई बेखबर सीढ़ियों की तरफ भाग गई। जेबों में हाथ डाले उसे जाता देखता रहा। कपड़े बदलकर बालों की ढीली सी चुटियां बनाए वो दुपट्टे के साथ शॉल ओढ़ कर नीचे आई तो पहली नजर ही फारिस वजदान पर पड़ी। वो नींद तारीकी में दरवाजे में खड़ा नजर आ रहा था। लम्हे भर के लिए नजर मिली। दिल जाने क्यों अजीब से धड़का। मिसेस शेराजी ने यकीनन अब तक उसे बता दिया होगा। जाने उसके तासुरात कैसे होंगे, जाने उसने क्या कहा होगा। रुख बदलकर वो बरामदे की तरफ चली गई। अक्सा बकायदा चीख कर उससे लिपट गई। जन्नत आपी, आपको नहीं पता मैंने आपको कितना याद किया।
अली की घूरियां अक्सा के लिए खत्म ही नहीं हो रही थी। वो संदल आपा से मिली, फिर बच्चियों से जो उसका जाने का सुनकर ही उदास हो गई थी। अली के तासुरात अजीब से थे, जैसे अभी रो पड़ेगा। और साबरा बुआ, वो भीगी आंखों के साथ खड़ी थी, उसे खुद से लिपटाए जाने कितनी ही देर तक दुआएं देती रही। तेरी सास बहुत अच्छी औरत है, बहुत नेक और बड़े ज़रफ़ वाली। मुझे जुबान दी है बेटी, बनाकर ले जा रही है, कोई तकलीफ नहीं होने देगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो खामोशी से सुनती रही। राब्ते में रहना, अपना बहुत ख्याल रखना। नम आंखों के साथ उसने सर हिलाया। आप इस्लामाबाद कब आएंगी? संदल की डिलीवरी तक यही हूँ, उसके बाद ही सलीम के पास जा सकूंगी। लेकिन तू फिक्र ना कर, जल्द मिलने आऊंगी। सब उसे छोड़ने दरवाजे तक आए। मिसेस शेराजी को फारिस पहले ही गाड़ी में बैठा आया था, अब उसके इंतजार में वहीं खड़ा था। अक्सा अजलत में कदम उठाती उससे पहले ही निकल गई थी। गली का रास्ता बारिश की वजह से काफी खराब था। वो बाहर निकली और दीवार के साथ उसे मुकम्मल नजरअंदाज किए गाड़ियों की तरफ भाग गई। फारिस ने कदम उठाए और फिर रुक कर मुड़ा। साबरा बुआ उसे ही देख रही थी। आपने जो कुछ किया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से जन्नत को कोई तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को। उन्होंने दिल से दुआ दी। वो जाने के लिए मुड़ गया। जन्नत आहिस्तगी से कदम उठा रही थी। अंधेरे में गाड़ी की रोशनियां बिखरी थी। सफेद गाड़ी फारिस की थी, इतना तो जन्नत को पता था। दूसरी गाड़ी में ड्राइवर था अदील अहमद, जो बाहर खड़ा था। अकबी निशिस्त पर मिसेस शेराजी विराजमान थी। उसकी आंखों के सामने दरवाजा खोलकर झट से अक्सा बैठी। दरवाजा बंद करते लॉक लगाकर शीशा नीचे किया। जन्नत के करीब पहुंचने तक सरगोशी में कुछ न कुछ तय पा गया था। तुम फारिस की गाड़ी में बैठ जाओ जन्नत, हमारी गाड़ी में तो बहुत कम जगह है, मिसेस शेराजी ने कहा। हाँ हाँ, हमारी गाड़ी में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। अक्सा मजीद फैल गई। हम खुद इतनी मुश्किल से बैठे हुए हैं, क्यों मिस्टर अदील? लगे हाथों अदील अहमद से भी मशवरा लिया। इस बोंगे को तो कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी गाड़ी में जन्नत कमाल की जगह क्यों नहीं हो सकती थी। लेकिन जब अक्सा ने आंखों ही आंखों में कोई 1000 इशारे दिए तो जी मैम, बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल जगह नहीं, आप उस तरफ आ जाइए। साथ ही अदब से हाथ दराज करके फारिस की गाड़ी का रास्ता दिखाया। की लॉक से गाड़ी का लॉक खोलता फारिस वजदान इस सिचुएशन से कतई लाइलम रुक कर उन्हें देखने लगा कि हो क्या रहा है। जन्नत अभी तक बाहर क्यों खड़ी है? आंटी, उसने रोहानसी होकर मिसेस शेराजी को देखा। जाओ बेटा, उन्होंने प्यार से इसरार किया। चंद घंटों का तो सफर है। फारिस वही आ गया। एनी प्रॉब्लम? वो अदील अहमद से पूछ रहा था। अक्सा की बांचें खिल गई। यहाँ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थे। फारिस ने उसे घुड़ी दी तो सटपटाकर सर झुका गई। इससे पहले कि मिसेस शेराजी फारिस से कहती कि वो जन्नत को अपने साथ ले जाए, जन्नत खुद ही कदम उठाती रेंज रोड की तरफ भाग गई। दरवाजा खोलकर पैसेंजर सीट पर बैठते ही धड़ाम से बंद किया। सीने पर बाजू बांधे चेहरे का रुख खुफगी से शीशे की तरफ मोड़ लिया। फारिस की कोई भी बात उसने कभी नहीं माननी थी। अभी भी ये तासुर कायम करना था वो मिसेस शेराजी की वजह से गाड़ी में बैठी है, उसके कहने पर या उसकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। और इस तमाम सूरत हाल को समझते ही फारिस के लबों पर उदास से मुस्कुराहट उभर आई। थैंक्स मम्मी। मिसेस शेराजी की तरफ का दरवाजा खोलकर वो अंदर को झुका। सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, तुम भी कुछ करो। उन्होंने दबी आवाज में जरा सा झाड़ दिया। एक्सक्यूज करो, इससे माफी मांगो, बात करो। मैं हरगिज नहीं चाहती तुम दोनों की लड़ाइयों का असर मेरे ग्रैंड चाइल्ड पर पड़े। अंदाज में मोहब्बत बड़ी खूबी थी, इसरार था, तंबीहा थी। उसने किस कदर कोशिश से इस बात में सर हिलाया। मैं एक बार पहले उसे तुम्हारी जिंदगी में लाई थी और फारिस अब तुम खुद लाओगे, उन्होंने हाथ दुबाकर कहा। उसने हाथ पकड़कर बोसा लिया। एक बार फिर उन्हें ममनून निगाहों से देखा, फिर दरवाजा बंद करके आगे बढ़ गया। अक्सा जो इस तमाम अरसे में फारिस की दहशत से खिड़की की तरफ मुअद्दब होकर बुत बनी बैठी थी, उसके जाते ही सुख भरी सांस ली। झट से अपना थैले नुमा कॉलेज बैग से निमको का पैकेट निकाला। अदील अहमद ने उसकी तरफ के शीशे पर दस्तक दी। उसने कुछ चौंक कर सर उठाया, फिर शीशे नीचे किए। आपके पास आईना है? वो पूछ रहा था। हाँ है। तो इतराई, देख लीजिए, वो कहकर सीट पर विराजमान हुआ। अक्सा ने जरा हैरत से उसे देखा, फिर बैग खंगाल कर आईना निकाला। गाड़ी में जरका मध्यम रोशनी थी, फिर भी मोबाइल निकाल कर फ्लैश लाइट ऑन करके अपनी शक्ल देखी।
काजल दोनों आंखों के गिर्द अच्छा खासा फैला हुआ था। नीला शेड भुवों के नीचे इतराफ में हर तरफ यूं लग रहा था जैसे किसी ने बकायदा दो घूंसे आंखों पर झड़ दिए हों। एक लंबी सी चीख उसके हलक से निकलते निकलते दम तोड़ गई। किसी ने उसे बताया क्यों नहीं? जहन में धमाके हो रहे थे। इस अरसे में सब उसकी यही शक्ल देखते रहे थे। शर्म से पानी पानी होने लगी। झट से टिश्यू निकाला और रोने पर काबू पाते रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। मेकअप, काजल, मस्कारा और लाइनर लगाकर तो वो भूल गई थी और साबरा खातून के घर दाखिल होते ही चेहरे पर ठंडे पानी के छपाके दे मारे थे तो बच्चे उसके लिए मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मारे खुफत के आंखें मीच ली। सीट पर विराजमान अदील अहमद बैक व्यू मिरर से के तासुरात मुलाहिजा करता अपनी हंसी किसी हद तक दबा चुका था। दरवाजे लॉक हो चुके थे। गाड़ी स्टार्ट थी तकरीबन, मगर अभी हरकत में नहीं आई थी। अंदर बाहर सन्नाटा सा छाया था। एक मुकम्मल खामोशी दोनों का अहाता किए हुए थी। वो फिक्रों में घिरी शीशे का रुख किए बैठी थी। नाखून उंगली तले दबाए, शाल के अंदर मुट्ठी सख्ती से बंद किए। क्या हाल है? बराबर में बैठे फारिस वजदान ने खामोशी तोड़ी। मुझसे कोई बात मत करो। ये सवाल मैंने किसी और से भी पूछा है। जन्नत का चेहरा सुर्ख पड़ा। हमसे कोई बात मत करो। और जिस इस्तेहकाक से उसने हम कहा वो धीरे से मुस्कुरा दिया। अपनी किस्मत, अपना नसीब उसे आज से पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा था। लेकिन मैं करना चाहता हूँ, उसने कहा। अदील अहमद की गाड़ी बराबर से गुजरकर आगे हुई तो उसने स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त जमाए एक बार फिर रुख मोड़कर जन्नत को देखा। सीने पर बाजू बांधे वो खिड़की की तरफ रुख किए बैठी थी। चेहरा उज्जल था, खफा आंखें बाहर कहीं तारीकियों से उलझ रही थी। तुमने मुझसे पूछा नहीं वो सरप्राइज क्या था जो मैं कराची से वापसी पर तुम्हें देना चाहता था? वो आहिस्तगी से गोया हुआ। पूछने की क्या जरूरत थी जब वो सरप्राइज खुद चलकर मेरे सामने आ गई थी। डलकर जवाब देते हुए अब कि उसने अपना रुख फारिस की तरफ मोड़ा। बाय द वे मिस्टर शिराजी, मैं सिर्फ आंटी की वजह से घर जा रही हूँ। तुम्हारे साथ जो मेरी डील हुई थी वो अभी भी कायम है। मैंने तो आंटी से कह दिया है, भले से तुम्हारी दूसरी शादी हो, तीसरी शादी हो, चौथी शादी हो, आई रियली डोंट केयर। मुझे सिर्फ अपनी तलाक से गर्ज है। खामोशी से उसकी पूरी बात सुन लेने के बाद वो तमाम तर तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज कर चुका था। हमेशा की तरह उसका पुरसुकून रवैया जन्नत को अंदर तक सुलगा गया। और गाड़ी में भी इसलिए बैठी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा, इसलिए नहीं कि मैं बैठना चाहती थी। तुम्हारा तो मुझे पता है, तुम तो यही सोचोगे तुम्हारी सारी प्लानिंग्स का बेड़ा गर्क हो चुका है। वो शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग ही? फारिस ने अकबी निशिस्त की तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछा। पीछे खाने के पैक किए लवाजमात रखे थे जो मिसेस शिराजी घर से लाई थी। अपनी बात कता हो जाने पर उसने सर्द नजरों से उसे देखा, फिर गुस्से से रुख मोड़ गई। डोंट टॉक टू मी। वो दुख से मुस्कुराया। जानता था बात करना चाहेगा तो वो उलझ पड़ेगी या कानों पर हाथ रख कर रोने लग जाएगी, और वो ऐसा नहीं चाहता था। इन आंखों ने बहुत रो लिया था, अब और नहीं। उनके माबैन एक बार फिर खामोशी छा गई। जन्नत निशिस्त के साथ पुश्त टिकाए इजी होकर सामने देख रही थी। गाड़ी मेन रोड पर सरायत पकड़े हुए थी। आसपास अंधेरे में रोशनियां बिखरती गाड़ियां गुजर रही थी। ड्राइविंग करते हुए वो हर थोड़ी देर बाद उसकी तरफ देखते हुए जैसे तसल्ली कर लेता था। हकीकत को ख्वाब होने में ही देर कितनी लगती है। उसका खौफ, उसका खदशा, उसकी तमाम तर अज़ियतें अपनी जगह कायम थी। शीशे के साथ पेशानी टिकाए किसी गहरी सोच, किसी गहरे ख्याल में गुम जन्नत ने आंखें मूंद ली थी। जिंदगी ने एक बार फिर रास्तों का तयन कर लिया था। मंजिल अभी भी धुंधली थी, बेनाम और गैर वाज़िया सी थी। अंजाम अभी भी नहीं बदला था। फर्क हालात पर पड़ा था, नफ्सियात पर भी, आसाब पर भी। उसके कंधे किसी बोझ से झुके नहीं जा रहे थे। दिल से जैसे कोई सकील शय हट गई थी। वो खुद को बहुत हल्का फुल्का सा महसूस कर रही थी। माजी हनूस जुड़ा हुआ था, मगर ऐसा पहली बार हुआ था कि उसकी तकलीफ उसे अपने हाल का अहाता करती हुई महसूस नहीं हो रही थी। ये खुशी चंद लम्हों की ही सही, ये सुकून कुछ पल का ही सही, लेकिन मिला तो सही। वो मिसेस शिराजी को एक बार
बार फिर सोचने लगी थी। गमों के बादल पूरी तरह से नहीं छटे थे, मगर उसे आसमान अभी से बहुत उजला, बहुत नीला नजर आने लगा था। वो कुछ अधूरे ख्वाबों की आंखों में सजाए आने वाले कल को सोच रही थी। अधूरी तस्वीर का एक हिस्सा मुकम्मल होने वाला था। पुरसकून खामोशी में उसकी आंखें आहिस्तगी से बंद होने लगी। सख्ती से बंद उंगलियों की गिरफ्त ढीली पड़ी। शाल का एक सिरा कंधे से सिरक कर पहलू में आन गिरा। बाहर हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। फारिस के साथ वापसी का हर सफर ऐसे ही बादलों से और बारिशों से घिरा रहता था। और किसे इल्म था, वापसी के इस सफर में वो 2 नहीं 3 होंगे। वो नींद की वादियों में उतर गई और फारिस वजदान अपनी निगाहें रोड पर जमाए यकसुई से ड्राइविंग करता रहा। जाने कितना वक्त बीता था, लेकिन उसे यकीन था ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ही गुजरा होगा, इससे भी कम। बारिश थम चुकी थी। विंड स्क्रीन पर कहीं कहीं कतरे नजर आ रहे थे। उसकी तबीयत मकदूर हो रही थी। मतली का एहसास शदीद होने लगा। पहले पहल तो आंखें मूंदे बैठी रही कि ठीक हो जाएगी, मगर जब अबकाई का एहसास हुआ तो उसने बेसाख्ता फारिस के बाजू पर हाथ रखा। गाड़ी रोको फारिस। क्या हुआ? गाड़ी की रफ्तार यकायक सुस्त पड़ी और अगले ही लम्हे सड़क से जरा नीचे होकर रुक गई। वो दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकल गई। अंधेरे में सड़क किनारे घास और ऊंचे लंबे दरख्तों के सामने वो पंजों के बल झुक गई थी। पानी की बोतल उठाए फारिस उसके पीछे बाहर आ गया। खांसते हुए क्या करती वो अजियत में लगी। वो कुछ फिक्रमंदी से पीछे खड़ा रहा। वो उठकर सीधी हुई तो उसने पानी की बोतल बढ़ाई। उसने बोतल लेकर मुंह हाथ धोया। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। सांस भारी था। हिम्मत करके कदम उठाने लगी तो फारिस ने हाथ आगे किया, जो कि बगैर किसी तरद्दुद के उसने थाम लिया। शायद उसे डर था वो गिर ना जाए। कपकपाता हुआ सर्द हाथ फारिस के हाथ में दिए वो पैसेंजर सीट पर बैठी। आर यू ऑल राइट? उससे पूछ रहा था। भारी सांसों के साथ उसने इस बात में सर हिलाया। वजूद पर एक कपकपी सी तारी थी। वो अपनी सीट संभाले अब उसकी तरफ पूरी तरह से मुतवज्जा था। आंखों में फिक्र थी। मोबाइल होल्डर में एस्तदा उसके मोबाइल की स्क्रीन यकायक रोशन हुई थी। AR के नाम से कॉल आ रही थी। चंद एक मैसेजेस का नोटिफिकेशन भी। फारिस ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। पीछे कहीं दूर और बहुत दूर किसी गाड़ी की हेडलाइट्स तारीख हो गई थी। अब की बार उसने इजाजत नहीं चाही थी। हाथ बढ़ाकर अकबी निशिस्त से डिनर बॉक्स खोला। पुलाव, कीमा, मटर, फ्राइड चिकन, मीठे में खीर है, फ्रूट, ट्राइफल भी। उसने खाने गिनवाए कि शायद अब वो कुछ खा ले। तुम घर से इतना कुछ लाए हो? जरा हैरान होकर उसकी तरफ मुड़ी। नींद से भरी हुई बेआराम आंखें बेतहाशा रोने की वजह से सूजी हुई लग रही थी। मम्मी लाई हैं। हाँ, वही ला सकती हैं। तुमसे तो मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं। फारिस उसे देख कर रह गया। वो जो कुछ देर पहले उसके ऑफर करने पर भी इनकार में सर हिलाए नाराजगी की दीवार कायम किए बैठी थी, तो अब खुद उठकर पीछे चली गई थी। फारिस उसे देख कर रह गया। वो जो कुछ देर पहले तक उसके ऑफर करने पर भी इनकार में सर हिलाए नाराजगी की दीवार कायम किए बैठी थी, अब खुद उठकर पीछे चली गई थी। दरवाजा बंद हुआ तो फारिस ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। गाड़ी की जरका डूम लाइट्स ऑन किए। अब वो बॉक्स वगैरह देख रही थी। बुआ के घर से आते वक्त ठीक से खाना भी नहीं खा सकी थी। अपने लिए प्लेट में पुलाव निकाला, साथ ही चिकन का लेग पीस रखा। गाड़ी इश्तेहा अंगेज खानों की खुशबू से भर गई। लाओ, ये मैं खोल देता हूँ। रायते का नन्हा सा बॉक्स उससे नहीं खुल रहा था। खोल लूंगी मैं खुद ही, उसने कहा, मगर याद आया अगर एक खराश बर्दाश्त ना करने वाले की गाड़ी के अंदर रायते का कोई एक कतरा भी गिरा तो वो कितना हंगामा खड़ा करेगा, क्योंकि जिस तरह से वो खोलना चाह रही थी तो यही होना था। तमीज से बॉक्स उसे दिया, जिसे खोलकर उसने वापस कर दिया। एक प्लेट मेरे लिए भी। पुलाव का तीसरा चम्मच मुंह तक ले जाते उसने रुककर फारिस को देखा। नागवारी से भुएं सकेर कर अपनी प्लेट एक तरफ रखी। दूसरी प्लेट में पुलाव निकाला, साथ ही लेग पीस, रायता, सलाद वगैरह डालकर फारिग हुई तो पता चला वो कब का उसकी प्लेट उठाए खाना शुरू भी कर चुका था। तुम? लब भींच कर उसे कुछ सख्त से सुस्त कहना चाहा, मगर रुक गई। समझता क्या था ये खुद को? पानी चाहिए? तुम्हारा बचा हुआ नहीं चाहिए। ओके, वैसे ये आखिरी है। बोतल दोबारा लबों से लगाना चाहिए।
इधर दो मुझे, गुस्से से झिड़क कर बोतल खींची। मिर्चें भी तो लग रही थी, शायद रायते में ज्यादा थी। मुस्कुराहट जब्त करते हुए वो रुख बदल गया। अकबर नशिस्त पर आलती पालती मारे अब वो खाना खा रही थी, बहुत आराम और तसल्ली से। चेहरा कुर्ब से आरी, आंखें दर्द से खाली, लापरवाह सा अंदाज, जैसे गाड़ी में उसके साथ और कोई था ही नहीं। अपने आप में मगन, अपने रिज़्क से इंसाफ करती। बैक व्यू मिरर से उस पर एडजस्ट किए वो उस पर निगाहें जमाए बैठा रह गया था। 15 साल पहले अपनी सारी खुफियां नाराजगियां भुलाए वो उसे बहुत खुश इखलाकी से वेलकम किया करती थी। क्या वो आज भी ऐसा कर पाएगी? नहीं। तबस्सुम मिट गया, शायद नहीं, हुज़न ठहर गया और दर्द बढ़ गया। औसाफ मंजिल में काम करते ये उसका दूसरा महीना था और इस मुख्तसर अरसे में इस घर का नक्शा किस हद तक बदल चुका था। मजदूर मिस्त्री आज भी काम पर लगे हुए थे। निचली मंजिल पर सामने वाले 2 कमरों को रोगन किया जा रहा था। ऊपर वाला पोर्शन नया तामीर हुआ था। अब दरवाजों और खिड़कियों का काम बाकी रह गया था। प्लाट की किस्तें अदा हो चुकी थी, स्टोर खुल गया था, गाड़ी खरीद ली गई थी, फर्नीचर नया हो चुका था, सोफे बदल चुके थे। हर कमरे में महंगे नफीस टाइल्स भी लगवाए जा रहे थे। महीने के आखिर तक तारिक साहिब की बड़ी बेटी की शादी थी। वो इस घर की मुलाजमा थी तो जहेज की तैयारी खुद अपनी आंखों से देख रही थी। समरीन ने अपने लिए महंगा तरीन फर्नीचर पसंद किया था। रोज शॉपिंग के लिए बाजारों के चक्कर लगते, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप वगैरह खरीदे जाते थे। बरामदे से आगे शीशे लगी दीवारों के आसपास नफीस सोफों पर बैठकर कपड़े फिला फिला कर जायजा लिया जाता था। पसंद नापसंद को जांचा जाता। आए रोज मेहमानों की आमदोरफ्त और वो सारा सारा दिन किचन में खाना पकाने और सफाई में हलकान हुई रहती। मजाल है जो घर का कोई एक फर्द भी उसे सांस बहाल करने देता हो। जरा देर को जो कहीं आराम की गर्ज से बैठती तो डांट फटकार शुरू हो जाती। वो उसकी माँ को उसके काम की अच्छी खासी तनख्वाह दे रहे थे। 2 महीने तो इसने जैसे तैसे गुजार लिए थे, मगर उसकी अम्मा चाहती थी वो साल 1.5 साल तक यहीं रहे ताकि बाप का अच्छे से इलाज भी हो जाए और जो कर्ज उन्होंने ले रखा है वो भी उतर जाए। उनकी दोस्त के तवस्सुत से ये काम उसे मिला था, मगर घर के मकीन उसे इंसाफ कम, काम वाली मशीन ज्यादा समझते थे। ऊपर से साल भर के बच्चे की जिम्मेदारी भी उसे सौंप रखी थी, जो घर से मुंसलिक अलग थलग स्टोर रूम नुमा कमरे में उसके साथ ही होता था और हमेशा की तरह किचन में इंतहा की गर्मी बर्दाश्त करते घर आए मेहमानों के लिए मैंगो शेक बनाते। वो भूल चुकी थी बिजली पिछले 1.5 घंटे से गायब है और बच्चा कमरे में अकेला है। घर के मकीनों के पास तो इंतजाम था, मगर उसका स्टोर नुमा कमरा इस आसाइश से मुकम्मल महरूम था। वो अजलत में ट्रे उठाए ड्राइंग रूम में गई, सबको जूस सर्व किया और इससे कबल कि वो फिर से कोई हुक्म नामा जारी होता, वो अजलत में कदम उठाती किचन के अकबी दरवाजे से अपने स्टोर रूम नुमा कमरे में आ गई। पसीने से शराबूर, गर्मी से निढाल बच्चा रो रो कर हलकान हो चुका था। उसे देखते ही हाथ उठाए उसकी तरफ लपकने लगा। रूबी के दिल को कुछ हुआ, उसे बाजुओं में भरे किचन में ले आई। माफ कर दो यार, मैं तो भूल ही गई। गिलास में ठंडा पानी डालकर उसके लबों से लगाया तो अपने नन्हे नन्हे हाथ ठंडे गिलास में जमाए यूं पानी पीने लगा जैसे सदियों का प्यासा हो। बाल माथे से चिपके हुए थे, चेहरा, नाक, आंखें गुलाबी हो रही थी। वो इतना प्यारा था कि दिल चाहता देखते जाओ, मगर उस प्यारे से बच्चे की किस्मत कितनी खराब थी। बाप मर चुका था, माँ उसे भाइयों के दर पर छोड़ गई तो फिर पलट कर खबर ना ली थी। रशीदा से उसने ना सुना था, वो सिर्फ अपनी माँ की फोतगी पर आई थी और उसके बाद उसने भूले से भी इस घर का रुख नहीं किया था। ये इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ के आई थी, तदफीन के बस कुछ देर बाद ही निकल गई। वो काउंटर टेबल के पास उसे लिए खड़ी थी। समरीन अपने कमरे की सफाई का हुक्म देने आई तो बच्चे को उसके हमरा किचन में देखकर सीख पा हो गई। कितनी बार कहा है इसे घर में मत लाया करो। बीबी जी, बिजली कब की गई हुई है तो कमरे में बड़ी गर्मी है। वो नागवारी से एक नजर बच्चे को देखती उसे अपने कमरे की सफाई का ऑर्डर देकर चली गई। वो उसे बाजुओं में उठाए समरीन के कमरे में आ गई, बच्चे को एक जगह बिठाया। अब यहाँ से मत हिलियो।
मेरे को काम करने दो। बच्चे ने उसे मासूम आंखों से देखा और अपनी जगह बैठा रहा। टूटी हुई खिलौना कार जो उसकी गोद में रखी थी, उसे झंझोरता हिलाता वो हमेशा की तरह बहुत खामोश और बहुत ही पुरसकून था। वो साफ मंजिल में जब वो नई नई आई थी और उसके लिए मुकम्मल अनजान थी, तो तब भी जब उसने उठाया था तो वो बहुत आराम से अपने बाजू खुद से उठाए उसकी गोद में आ गया था। वो रात को सोते हुए भी बिल्कुल तंग नहीं करता था। अक्सर रात में आंख खुलती तो वो बराबर में लेटा होता, आंखें खुली होती और उसके दुपट्टे का सिरा मुंह में। बड़ा अमीर चचा है बच्चे का, महीने के महीने पैसे भेजता है। रशीदा ने ये भी बताया था। लाख तो देता होगा वो तेरे तारिक साहिब को। वो हैरान होकर उसे देखने लगी थी। सगा चचा बच्चे को अपने पास भी तो रख सकता था। यहाँ आता है क्या वो? अरे नहीं, कभी नहीं आया। तुझसे पहले जो सलीमा माई थी उसने बताया था बैंक में पैसे भेजता है, ढेर सारे होते हैं। तूने देखा नहीं कैसे अमीर हो गए ये सब। प्लाट भी लिया है, कह रहे हैं समरीन की शादी बड़े शादी हाल में करेंगे। बेडशीट बदलते, किताबें समेट कर रैक में रखते और फिर कपड़े से फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल और आईना रगड़ कर साफ करते। वो उसकी तरफ देखते हुए तसल्ली कर लेती थी। सुरमई निक्कर और मलगजी रंग की पुरानी शर्ट में वो बच्चा वहीं बैठा था जहां वो उसे बैठा कर आई थी। कभी उसे लगता उसकी बोली समझता है, उसका कहाँ मानता है। भला इतने छोटे से बच्चे में इतनी समझ कैसे हो सकती है? वो किसी आम सी रूबी की बात माने जिसकी सगी माँ उसे यहाँ काम पर लगाए घर के खर्चे पूरे कर रही थी। वो सोने से पहले पता नहीं कितनी बातें उससे करती जाती। गाल छूकर, थोड़ी हिलाकर हंसाती तो वो हंस पड़ता। नीचे के दो खाने के नन्हे मोती जैसे दांत नुमाया होते। वो उसे सारा सारा दिन उसी कमरे में छोड़कर घर भर के काम निपटाती रहती और भागम भाग उसे भी देखने आ जाती। कभी वो रो रो कर निढाल हो चुका होता और कभी उसकी दी गई अशिया से खेलता मुकम्मल पुरसकून। चीजों को पकड़कर उठ जाता था, छोटे छोटे कदम भी उठा लेता। कमरे में नुकसानदेह कोई शय ना थी, सिर्फ एक चारपाई और बंद सिंगल अलमारी, वो सीधा सा कालीन और बस। इसलिए उसे मुकम्मल एतमेनान रहता कि वो ठीक होगा। पंखा चलाए वो सफाई में मगन थी। बड़ी बीबी ने कमरे में उसे और बच्चे को देखा तो सीख पा हो गई। अच्छी खासी झाड़ पिलाने के बाद एक अदद थप्पड़ भी झाड़ दिया। आखिर इसकी जुर्रत कैसे हुई कि उसने समरीन के कमरे का पंखा जला दिया था और बच्चे को भी ले आई थी। वो बच्चा जिसके पैसों से पूरा घर चल रहा था। गाल रह रह कर दहकता रहा। बिजली आई तो उसे एक बार फिर कमरे में तन्हा छोड़ आई। वो खेलते खेलते कारपेट पर भूखा सो गया। शाल में फीडर बनाकर आई, जगाकर मुंह से लगाया तो सुकून से दूध पीते उसके पुराने से फटे हुए दुपट्टे का कोना अपनी नन्ही मुन्नी उंगलियों में दबाने लगा और वो रोने लगा। पता नहीं तेरा चचा कैसा इंसान है, इस जहन्नुम में झोंक के पैसे भेजे जा रहा है। बाहर का हबस शदीद था। बिजली फिर से गायब थी। कमरे का दरवाजा बंद करके तमाम खिड़कियां खोले वो अपनी चारपाई पर बैठ गई थी। बच्चा खाली फीडर मुंह से लगाए आंखें बंद कर चुका था और वो खिड़की की जेल जैसी सलाखों से बाहर देख रही थी। हो सकता है बच्चे के चचा को घर के मकीनों के रवैये की बिल्कुल भी खबर ना हो सकता है उसे लगता हो वो पैसे भेज रहा है तो उसके सगे मामू उसका बहुत ख्याल रखते होंगे। नन्हे हाथ की उंगलियों में अपनी इंगश्त शहादत दिए उसकी बंद आंखों को देखते कुछ सोच रही थी और अपनी इस सोच पर अमल करने का हतमी फैसला भी कर चुकी थी।